वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भाद्राजून। लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.2 बताई थी, है ना। आपको कोई भी भाई मेरे हिसाब से डाउट होगा नहीं अब उसमें। अब हम अपने चलते हैं 11.3 एक्सरसाइज नंबर 11.3 में। देखो एक्सरसाइज नंबर 11.3 में जो 8वां प्रश्न तक जो क्वेश्चन हैं वो आपके 3 नंबर या 6 नंबर को क्वालिफाई नहीं करते, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। उसमें उन क्वेश्चंस में हमें केवल ये समझाया गया है कि जो समरूपता है ना, चूंकि पाठ का नाम ही समरूपता है, तो जो समरूपता है वो डिपेंड करती है आपके कोणों पर डिपेंड करती है। जो कोण, चूंकि दो त्रिभुज समरूप होंगे, जैसे ये पहला त्रिभुज है आपका ए बी सी और ये दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू और आर। अब इनमें इन दोनों त्रिभुजों में जो संगत कोण समान होंगे, पहले त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के आपस में, है ना, या ऐसा समझ लीजिए, तो वो उन कोणों के हिसाब से ही हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे जब समरूप बनेगा। देखो इसका सबसे बेस्ट एक और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, है ना। अभी कुछ दिनों पहले सीटेट का एग्जाम लगा था, तो उसमें भाई इसी तरीके से क्वेश्चन था। हमें पता है कि इस त्रिभुज का नाम, त्रिभुज एबीसी का नाम मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं एबीसी लिख दूं, त्रिभुज एबीसी, या त्रिभुज बीसीए लिख दूं, है ना, बीसीए, या लिख दूं मैं त्रिभुज सीएबी, तीनों एक ही है ना। तो उसमें भाई 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसी तरीके से कोण दिए हुए थे। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, जैसे ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के, इस तरीके से दिया है। तो हमसे ये पूछा गया था, ये तीनों के तीनों नाम दिए गए थे और दूसरे त्रिभुज के भी इसी तरीके से चेंज करके नाम दिए गए थे, यानी चारों के चारों ऑप्शन दोनों त्रिभुजों को ही दिखा रहे थे। तो अपने रेगुलर जो हमारा ज्ञान है उस हिसाब से ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, छोटे क्लास की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, चारों ऑप्शन एक ही चीज की तरफ इंगित कर रहे थे। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी उसमें दिया हुआ था, यानी कंफ्यूज होने का पूरा चांस था। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरे पास फोन आए थे, उन्होंने, बच्चों ने जब क्लियर किया था कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, सारे ऑप्शन इसमें एक जैसे ही हैं, है ना। अब बताओ इसमें से कौन सा चूज किया जाए, इस हिसाब से सारे सही हैं, चारों चारों। लेकिन वहां सही नहीं थे, वहां हमें ये देखना था कौन सा कोण किस कोण के इक्वल है। जैसे ए अगर आर के इक्वल है, तो हम सपोज मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं कि भाई जो ए है वो इक्वल है कोण आर के, बी है वो इक्वल है कोण पी के, और फिर सी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज। अब ए आर के इक्वल है तो पहले आर आएगा क्योंकि इसमें ए पहले आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ बी आ रहा है तो बी किसके इक्वल है, पी के, तो यहाँ पी लिखा जाएगा। फिर सी किसके इक्वल है, क्यू के। तो इस तरीके से आर पी क्यू के समरूप होगा त्रिभुज एबीसी, न कि पी क्यू आर के, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें भाई। ये 10th तक का जो मैथमेटिक्स है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। आपके यहाँ पे एग्जाम्स में तो ये चीज काम करेंगी ही, साथ में ऊपर के जो भी आप एग्जाम दोगे, कोई भी आपका कंपटीशन हो जहाँ मैथ्स आता होगा, वहां ये चीजें जरूर आएंगी, तो बहुत ध्यान से देखें। चलिए भाई अपने देखते हैं इन्हीं चीजों को समझाने के लिए क्वेश्चन है, मैं इसको रख के लेता हूँ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसके जैसा ही बिल्कुल सेम एक एग्जाम्पल है। तो या तो ये एग्जाम्पल, या तो वो एग्जाम्पल, या ये क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी एक के आने की भाई बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए मैं इस पे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ। इसलिए प्रबल संभावना हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पहले एनसीईआरटी में था और मोस्ट ऑफ दी बुक्स में ये क्वेश्चन होता ही है, या तो वो एग्जाम्पल होता है या क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सेम चित्र है। वहां पे यहाँ समांतर दी गई है लाइनें, वहां लाइनें समांतर नहीं है, बस इतना केवल अंतर है। आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो भाई ये आकृति में, ये आकृति है ना, आकृति में पी क्यू आर आर समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पीओक्यू ये समरूप है किसके, त्रिभुज एसओआर के समरूप है। तो देखो पहली चीज तो ये है कि भाई ये वाला जो कोण है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो रेखाएं काट रही हैं, शीर्षमुख कोण हो गए ये, ठीक। दूसरी तरफ ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो चूंकि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बनेंगे, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये समांतर रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है, तो सेम गोज फॉर दिस,
ये भी कोण बराबर होंगे। अच्छा देखो तिर्यक एकांतर कोण का कंसेप्ट क्या होता है, जेड के जैसी आकृति बनती है, ये जेड के जैसी आकृति बनेगी तो उसमें ये कोण बराबर होंगे, जेड के दोनों कोने वाले कोण बराबर होंगे। ये आपका एकांतर कोण का कंसेप्ट है। तो अपन देखते थे यहाँ जेड की आकृति बन रही है ना, लेटी हुई जेड की आकृति बन रही है तो ये कोने बराबर है। ऐसे यहाँ लेटी हुई जेड की आकृति बन रही है तो ये कोने बराबर है ना। तो अपने देखते हैं कि ये एकांतर कोण होने की वजह से सारे कोण बराबर हो गए। तो अपने देखेंगे त्रिभुज कौन कौन से में, POQ व त्रिभुज दूसरा कौन सा SOR में, इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका कोण। अब देखो O है ये तो POQ, एंगल POQ बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ROS के, है ना। और दूसरी तरफ अपने देखते हैं ये P बराबर है S के, एंगल P इक्वल्स टू है एंगल S, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं दो कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज AA समरूपता नियम से समरूप हो गए। AA, इसलिए AA समरूपता नियम से समरूपता नियम से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज POQ ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज SOR के, त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के। अच्छा और यही हमसे पूछा गया था भाई। और देखो यहाँ पे मैं वो रूल लगा के दिखाता हूँ आपको। P बराबर है S के, तो P पहले नंबर पे आया है, S पहले नंबर पे आया है। O है ना, दोनों में है O, तो इसलिए O बीच में आया है ना। यहाँ भी दूसरे पे, यहाँ भी दूसरे पे, Q तो फिर बराबर होगा। ये ऑफकोर्स तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एसोसिएशन होता है। दो बराबर है अगर आपस में, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट बराबर होगा ही होगा। तो भाई ये है आपका। अच्छा देखो एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, समरूपता के हमारे 3 नियम बनते हैं। पहला नियम बनता है समरूपता का SSS समरूपता नियम, है ना। परिभाषा सुनो इसकी, परिभाषा इसकी ये है, दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज SSS समरूपता नियम से समरूप होंगे, ठीक है जी। तो दूसरा है आपका, अब देखो सर्वांग समता में बराबर होनी चाहिए थी, यहाँ पे वही समानुपाती होती है, यानी अनुपात समान होता है ना। अनुपात समान होता है क्योंकि एक आकृति बड़ी होगी एक छोटी होगी, है ना, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए भाई दूसरा है आपका SAS, इसमें पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हों, तो संगत दो भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हो और बीच के कोण आपस में समान हो, तो दोनों त्रिभुज SAS समरूपता नियम से समरूप हो जाएंगे। अगला वाला समरूपता नियम है ट्रिपल ए में क्या चलता है भाई, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के तीनों संगत कोणों के समान हो तो AA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा ट्रिपल ए को डबल ए में अपन क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, है ना। इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर दो कोण बराबर होंगे तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो इसी रूल का अपन लोग यूज कर लेते हैं, तीसरा वाला नहीं लिखते, है ना। तो भाई ये 4 नियम है, इन 4 नियमों को आप लोग ध्यान रखें, है ना। मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार के परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, ये अपने को देखना है। देखो ध्यान देंगे भाई, इसमें सीधे सीधे हमारे को, चूंकि अब देखो पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूँ भाई, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले एनसीईआरटी में ये आपका एग्जाम्पल हुआ करता था, है ना, तो तब भी ये इंपॉर्टेंट था और ये 1-2 बार बोर्ड्स में आ भी चुका है। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से इतनी उससे चल रही है और बल्ब जो है वो भूमि से 3.6 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया आपका बल्ब और इसकी ऊंचाई भूमि से कितनी है, 3.6 मीटर की ऊंचाई है। और इसके बाद ये है भूमि और यहाँ पे ये लड़की आपकी इस जगह पे ये कोई लड़की है, ये लो। अब देखो भाई ये समझेंगे अपने, 90 सेंटीमीटर लड़की की लंबाई है, तो 90 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गई लड़की की, तो बराबर कितनी है 90 में मैंने 100 का, चूंकि मीटर में दिया है इसलिए इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने पे 90/100 यानी कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। लड़की लंबाई हो गई 0.9 मीटर। और वहां एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था, वहां 3.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, है ना।
तो आप लोग देखना यहाँ बिल्कुल सही प्रिंट होके आया आपके। देखो ये है 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की, तो देखो लड़की की लंबाई हो गई 90 सेंटीमीटर। एक बल्ब लगे खंबे के आधार से के परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की, आधार के परे मतलब दूर की तरफ किसी स्पीड से जा रही है, स्पीड को अपन एस से दिखाते हैं। तो दूर से परे इसकी चाल क्या है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें हमारे को देखना है इस साइड में इसकी चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, 4 से चल रही। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की इतनी ऊंचाई पर है, देखो ये केस है बल्ब का, ठीक है ना। अच्छा आगे है, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। देखो इधर बल्ब है तो छाया इस साइड में पड़ेगी, तो अपने देखते हैं यहां से ही मैं मिलाई दे रहा हूं इसको, ये लो ये हो गई लड़की की छाया। ये जो है ये पोर्शन ये है लड़की की छाया, लड़की की छाया, ये हो गया पोर्शन, ठीक। अच्छा अपने देखते हैं कितने टाइम के बाद हमसे बात की गई है, 4 सेकंड के बाद। तो यहां से लेके यहां तक जाने में जो समय लिया है वो कितना है, वो है 4 सेकंड का, यानी 4 सेकंड का। तो सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि भाई इस चाल से लड़की चल रही है तो वो 4 सेकंड में कितनी दूरी पहुंची होगी, यानी यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है वो कैसे निकलेगी 4 सेकंड में। तो देखो सीधा लॉजिक है, मीटर प्रति सेकंड चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, तो 4 सेकंड में कितनी चलेगी, इसमें 4 का गुणा कर दो। तो ये जो दूरी हो गई वो हो गई 1.2 इंटू 4, यानी कि 12 चौक 48, 4.8 मीटर। आर दिस डिस्टेंस इज 4.8 है, 12 3 36 12 चौक 48। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई 48। अब देखो मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये है ए बी और लड़की को मान लिया मैंने पी क्यू, एंड आर दिस पॉइंट इज सी, ये बिंदु सी मान लिया। अब अपने देखते हैं पाठ का नाम चूंकि समरूपता है, समरूपता के कंसेप्ट से अपना करना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है ये वाली, ये दूरी निकालनी है हमारे को। तो देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बनाना है हमारे को, इस स्तंभ है ना जो खंबा है बल्ब लगा हुआ, उस खंबे को एक भुजा लेते हुए एक त्रिभुज बनाएंगे और दूसरा त्रिभुज बनाएंगे लड़की को एक भुजा लेते हुए। तो 2 त्रिभुज हो गए और ये आपस में समरूप होंगे। तो अपने दिखाएंगे चूंकि किसी क्षण यानी कि समय के किसी बिंदु पे, ठीक है ना, चूंकि किसी क्षण या किसी समय लड़की की छाया से बना हुआ त्रिभुज है ना, लड़की की छाया से बना हुआ त्रिभुज से बना त्रिभुज, वो क्या होगा आपका बना त्रिभुज होगा क्यूपीसी, व स्तंभ से बना त्रिभुज, स्तंभ की छाया से बना त्रिभुज, स्तंभ की छाया से बना त्रिभुज। कौन सा होगा भाई स्तंभ की छाया से बना त्रिभुज, बी ए और सी, बी ए सी, ये दोनों हों तो दोनों समरूप होंगे भाई। क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के। चूंकि देखो सी तो कॉमन है दोनों में तो बराबर होगा, और दूसरी तरफ अपने देखते हैं कि ये भी खड़ी है 90 डिग्री पे खड़ी है, ये कोण 90 का है, खंबा खड़ा है सीधा खड़ा होगा 90 पे, तो ये कोण भी 90 का है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए अपन अनुपात लगा देंगे। तो देखो अनुपात लगाने के लिए इस साइड को अपन x मान लेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी। तो अपने देखते हैं, सबसे पहले तो हमने इसको x मान लिया, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं इस जगह पे माना PC बराबर क्या है आपका x मीटर। तो अब देखो भाई सबसे पहले तो अपने इस त्रिभुज की भुजा देखो, पहले मैंने QPC को छोटे वाले को लिखा है पहले, तो देखो QP या PQ है ना, और PQ के बट्टे में इसके संगत भुजा ये AB बराबर किसके हो जाएगा आपका, इसकी भुजा AC पूरी, छोटे वाले की भुजा PC है तो PC और अपॉन में बड़े वाले की पूरी भुजा AC, ये आ गया। PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 0.9 मीटर अपॉन ये AB कितना दिया हुआ है 3.6 मीटर बराबर, PC कितना है x है और पूरा AC कितना है 4.8 प्लस x,
AC कितना होगा, इस दूरी में अपने को क्या जोड़ना है, ये x जोड़ देना है, तब निकलेगा AC। तो ये हो गया 4.8 प्लस का x। अब देखो ये पॉइंट हटा दिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4x बराबर 4.8 प्लस x, तो ये आ गया 3x बराबर 4.8। अब यहाँ पे x बराबर कितना कर देंगे, भाग लगाएंगे तो 4.8 अपॉन 3, और अपने देखते हैं कितना होता है ये, 16 दूनी 32, 16 की 48 है ना, तो 3 बार कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, ओ सॉरी x बराबर 16 यानी 1.6 आएगा। 4.8 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, उसका पॉइंट लग गया, 18 हो गए, तो 3 और 18 से काटेंगे तो कितना होगा, कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 और 6 18, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 मीटर। अब यहाँ पे अपने देखते हैं x बराबर 1.6 मीटर, और हमसे ये पूछा है 4 सेकंड बाद छाया कितनी होगी, तो इसलिए ये आंसर हो गया। इसलिए 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई बराबर कितनी होगी, 1.6 मीटर। ये हो गया भाई, आप लोग इसको अच्छे से देखें, बैक करके भी देख लें, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। तो 12 मीटर स्तंभ है, ये है स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है ना। इसको अपन ने स्टार्टिंग से ही AB मान लिया। अब इसकी भूमि पर, ये नीचे भूमि है, भूमि पर क्या दिया है, भूमि पर छाया की लंबाई कितनी, 8 मीटर है। तो वो 12 मीटर है, तो भूमि पर छाया की लंबाई कितनी हो गई 8 मीटर। ये है 8 मीटर, और ये हो गया स्तंभ की छाया और स्तंभ से बना त्रिभुज, है ना। इस पॉइंट को मैंने सी मानेंगे। शुरू से देखेंगे 12 मीटर, पहली लाइन समझेंगे पहली लाइन। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर, देखो 12 मीटर लंबाई वाले, ये क्या है आपका, स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। ये छाया है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8 मीटर। 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो। ये है आपकी मीनार और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 56 मीटर, 56 मीटर दी हुई है इसकी छाया की लंबाई, 56 मीटर। इसको अपन PQ कंसिडर की लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया R, यानी PQ मीनार है और PR उसकी छाया है। तो ये हो गया भाई मीनार और इसकी छाया की लंबाई 56 मीटर, ये हो गई छाया, है ना। ये दो, अच्छा अब देखो भाई छाया किसकी वजह से बनी है, ये दोनों छाया आपकी सूर्य की वजह से बनी होगी। सूर्य का प्रकाश पड़ा तो छाया, अपन लोग देखते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश हमें पड़ता है तो हमारी परछाई आगे हो जाती है ना। तो इस वजह से बल्ब का प्रकाश पड़ता है तो परछाई आ जाती है। तो हम देखते हैं कि चूंकि सूर्य की छाया की वजह से ये दोनों ही आपके त्रिभुज फॉर्म हो रहे हैं। सूर्य की वजह से छाया बनी, उसकी वजह से त्रिभुज फॉर्म हुए। तो ये दोनों त्रिभुज किसी भी समय कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये सूर्य का उन्नयन कोण है जो कि समान रहेगा, और ये 90 का ही होगा क्योंकि स्तंभ और खंभा दोनों ही ऊर्ध्वाधर हैं, है ना, 90 का कोण बना रहे हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, चूंकि त्रिभुज कौन सा है, पहला त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो ऐसे में अपना क्या है भाई, AB का रेशो किसके साथ लेंगे, PQ के साथ में, है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो AB बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, PR। अब यहाँ देखो AB कितनी है, AB है 12 की, और PQ हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो PQ ऐसे छोड़ दिया। AC कितने की है, AC है 8 की, और ये कितने की है, 56 की। 8 सत्ते 56, इनका गुणा हो जाएगा इधर उधर, PQ का गुणा 1 में हुआ, PQ 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84। तो ये कितने की हो गई, 84 मीटर की, है ना। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, ठीक। तो PQ की लंबाई यानी कि मीनार की अभिष्ट लंबाई आ गई 84 मीटर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। तो देखो त्रिभुज ABC हो गई, पहली लाइन के हिसाब से मैंने त्रिभुज ABC बना दिया है, और इसमें BC का मध्य बिंदु D है। तो BC का मध्य बिंदु ये हो गया D। आगे लिखा, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से, तो पहले AD खींच लो, ये हो गई भुजा AD,
और इस एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा कहां से, बी से खींची जाए। एडी का समद्विभाजन कर रही है, तो यहाँ पे मैंने एडी का ये मान लिया मध्य बिंदु जो कि ई दिया हुआ है ना, और बी से एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा खींची जाए। देखो ये दिया, यदि एडी का समद्विभाजन करती हुई रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए, देखो बी से एडी का समद्विभाजन करती हुई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटे। एडी को ई पर काटते हुए एसी को कहां काटे, एक्स पर, है ना। तो सिद्ध कीजिए ई एक्स अपॉन बीई। देखो ये पोर्शन है आपका ई एक्स और ये है बीई। ई एक्स बटे बीई बराबर 1/3 है ना ये। अब देखो आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ 1/3 की जगह 1/2 दिया हुआ है। बहुत से आपके एनसी या आरबीएससी का ये पैटर्न रहा है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि भाई जो क्वेश्चन मिसप्रिंटेड होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। बोर्ड ये चेक करना चाहता है कि भाई अगर क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था तो बच्चे ने सही करके उसको ट्राई किया है या नहीं, है ना। 2014 और 2015 की एग्जाम में 12th क्लास में कंटिन्यूअसली 2 प्रश्न ऐसे आए, वो एक प्रश्न ऐसा आया था दोनों एग्जाम्स में जो कि आपका मिसप्रिंटेड थे दोनों में, तो वो सही होके उसके बाद आता है बोर्ड में। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। बहुत से बच्चों की मेरे लिए मैसेज और कॉल भी आए थे कि सर इस क्वेश्चन को समझाइए, तो मैंने कहा भाई वीडियो में समझ में आएंगे, तो आज ये आप लोग ध्यान से देखें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ले रहा हूँ। चलिए भाई देखो ई एक्स अपॉन बी बराबर 1/3 है, ये लेना है हमारे को। तो देखो सबसे पहले हम देखें इसमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हेडिंग बनता है आपका दिया है। अब दिया है में क्या लिखना है अपने को, दिया है में तो बस ये उतार देना है। यहाँ से लाइन है त्रिभुज एबीसी की, भुजा बीसी का जो हेडिंग बनेगा ना दिया है, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस लिख नहीं रहा हूँ। ये लाइन रिपीट हो जाएगी त्रिभुज एबीसी की, यहाँ से लेके कहां तक की रिपीट होगी आपकी, यहाँ से लेके इस जगह तक की रिपीट होगी। ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटती है, बस इस जगह तक की काटती है कर देना है। यहाँ पे पूरी लाइन सेम उतार देनी है, बस यहाँ पे कर देना एसी को एक्स पर काटती है ना, वो हो जाएगा आपका दिया है। क्योंकि दिया है में जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिखना होता है। ठीक है जी, चलिए आगे अपना नेक्स्ट हेडिंग आता है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है मैं ये लिख दोगे आप लोग ई एक्स अपॉन बी बराबर 1/3 होगी, ये सिद्ध करना है। उसके बाद अगला हेडिंग आता है आपका रचना, क्योंकि इसमें रचना भी होगी, इसलिए रचना में क्या करेंगे अपन, बिंदु डी से रेखा बी एक्स के समांतर एक रेखा खींची जो एसी को कहां पे काट रही है, एसी को कोई भी एक बिंदु मान लो, मैंने एफ मान लिया, एसी को एफ पर काटती है ना। तो मैं इसको लिखे दे रहा हूं, बिंदु डी से किसके समांतर, रेखा बी एक्स के समांतर एक रेखा खींची, के समांतर एक रेखा खींची जो समांतर एक रेखा खींची जो क्या हो रहा है भाई आपके, जो एसी को एफ पर काटती है, जो एसी को एफ पर काटती है। आगे देखेंगे अपने इसके बाद में एफ पर काट रही है, ये लिख लिया हमने। अब देखो ध्यान देंगे रचना के बाद में तुरंत बाद आता है आपका हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में क्या देखना है वो देखो ध्यान से। देखो हमें 2 त्रिभुज ऐसे लेने हैं जिनमें समरूपता के नियम लग जाए और डीएफ आना चाहिए दोनों में, ताकि हम डीएफ के हिसाब से मैनिपुलेट कर दें इन दोनों को। पहला त्रिभुज बोलेंगे जिसमें आपका ई एक्स आएगा, दूसरा त्रिभुज बोलेंगे जिसमें आपका बी एक्स आएगा, और फिर ई एक्स और बी एक्स के थ्रू अपने इन दोनों में ई एक्स और बीई में रिलेशन निकाल लेंगे आराम से, है ना, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो हम पहला त्रिभुज लेते हैं भाई, ये डी दोनों में आना चाहिए और ये ई एक्स भी आना चाहिए, तो वो त्रिभुज बनेगा ए ई एक्स। तो पहला है आपका त्रिभुज ए ई एक्स, है ना। अब देखो त्रिभुज ए ई एक्स व दूसरा त्रिभुज कौन सा है, या अपने डायरेक्ट ही दिखाई देते हैं कि त्रिभुज ए ई एक्स है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी एफ के, त्रिभुज ए डी एफ के। समरूप क्यों है भाई ए डी एक्स ए डी एफ के, क्योंकि ए तो दोनों में कॉमन है और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होने की वजह से आपके दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे अपन, देखो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, पहले की इसकी भुजा हो गई ई एक्स और अपोन में इसकी भुजा हो गई डी एफ, है ना, और ये किसके बराबर हो गई आपके ए ई और बटे में ए ई के बटे में क्या हो जाएगा आपका ए डी।
अब ध्यान देंगे ए ई और ए डी ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये एक है भाग और ये दोगुना है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज बहुत ध्यान से देखना भाई, ये मध्य बिंदु है ना, इसलिए ये 1 है और ये 1 और 1 2 है ना, तो 1/2 हो गया। अब अपने देखते हैं, देखो ex/df को 1/2 मिला है, df का इधर गुणा होगा, ex का इधर गुणा होगा, तो df बराबर आ गया 2ex। इसको मान लो इक्वेशन में फर्स्ट। अब दूसरा देखेंगे अपन त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज देखो df का दोबारा से यूज करना है, तो अपन ले लेंगे cdf। त्रिभुज cdf है, ये भी समरूप है किसके, त्रिभुज cbx के, त्रिभुज cbx के। तो इनमें अपन देखते हैं समरूप क्यों है, क्योंकि c कॉमन है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसलिए तीनों कोण बराबर होने की वजह से ए समरूपता या डबल ए समरूपता नियम से दोनों हो गए समरूप। तो भाई ये चूंकि समरूप है तो संगत भुजाओं समानुपाती होंगी, इसलिए अपने देखते हैं df और यहाँ पे आ गया bx। तो ये लिखा मैंने ऊपर df और नीचे लिखा bx, df बटे में bx और बराबर ये किसके हो जाएगा, cd अपॉन में cb, cd और अपॉन में cb, और cd अपॉन cb किसके बराबर होगा 1/2 के। तो यहाँ से अपन देखते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो df bx बराबर क्या आ गया, bx = 2 हो गया। देखो bx का गुणा 1 में होगा तो bx बराबर 2 का गुणा होगा किसमें, df में, तो 2 × df। अब देखो ऊपर वाले समीकरण से df का मान लगा दो, df का मान क्या है 2ex, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये bx बराबर 2 पहले से था, इंटू df का मान क्या लगा 2ex, तो यहाँ पे लग गया 2ex। तो bx बराबर इस जगह पे देखेंगे, bx बराबर क्या आ गया आपका 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, तो हो गया ये 4e और x। अब ex को अपन नीचे ले आएंगे, या ऐसे समझ लो कि भाई हमें पता है bx, हमें संबंध किस किस में देखना है, ex और be में, तो ex को तो ऐसे ही छोड़ दो, और bx नहीं चाहिए be चाहिए, तो bx का मान हम कैसे लिखेंगे, bx को हटा देंगे, कैसे कैसे आएगा, bx को हटाने पे be + ex, bx की जगह कर दिया मैंने be + ex बराबर हो गया 4ex। अब देखो ध्यान देंगे अपने, इस ex को उधर लेके गए तो be बराबर 4ex है, एक घट गया तो 3ex आ गया। अब ex इसके नीचे be को लेके आएंगे, देखो ex पहले से यहाँ पे है, ये be नीचे चला जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और ये 3 नीचे आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था ex/bc बराबर 1/3। आप लोगों को बहुत ढंग से ये समझ में आ गया होगा भाई। इसमें कोई दिक्कत रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको अपलोड करता हूँ। बाकी पढ़ाएं जहाँ